हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ने काफी चीजें जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरी के बारे में, यानी सीडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सीडी में कुछ ज्यादा है नहीं, उसको क्या है कि मतलब काफी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाइगोत्स्की से स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये क्या थे, ये कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही समझेंगे। ये कौन थे? तो ये क्या थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनकी मृत्यु जो है वो बहुत कम एज में हो गई थी। सिर्फ मात्र जो है वो 37 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने? 37 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कौन से सन में? तो 1896 में इनकी क्या है, 37 की एज में 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वाइगोत्स्की की हमने क्या बात की कि ये कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 37 की उम्र में 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्या थे? ये रचनावादी क्या थे? रचनावादी निर्माणवादी थे। निर्माणवादी थे ये, रचनावादी और निर्माणवादी थे। अगर इनकी थ्योरी देखी जाए तो इनकी थ्योरी में इन्होंने किस किस चीजों को महत्व दिया है, क्या दिया है? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या किया है? सिद्धांत में 3 बिंदु पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 बिंदु पर क्या है? बल दिया है। 3 बिंदु पर जोर दिया है, ये कह सकते हैं, जोर दिया है। कौन कौन से? एक क्या है? समाज। दूसरा क्या है? संस्कृति। तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि भाषा, यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। 3 चीजों को इन्होंने महत्व दिया है। क्या ये कौन थे? वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 37 की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये रचनावादी निर्माणवादी थे। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 3 बिंदु पर जोर दिया है। क्या? कि बच्चा जो है वो समाज और संस्कृति और भाषा के द्वारा क्या है, ये सीखता है। मतलब आप इनकी थ्योरी में इन तीनों चीज को पाएंगे, समाज, सांस्कृतिक और भाषा। ये 3 बिंदु पर इन्होंने जोर दिया है। चलिए हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज। इन्होंने क्या है कहा कि भाषा जो है, अगर कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है संज्ञानात्मक विकास में। इन्होंने भाषा का बहुत बड़ा रोल बताया संज्ञानात्मक विकास में, और उसको हम लोग देखेंगे। क्या? इन्होंने 3 स्पीच यानी 3 भाषा को बताया है, उसको देखेंगे। यानी इन्होंने कहा कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। इन्होंने भाषा का बहुत बड़ा रोल दिया है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। और वो कौन है? भाषा जो है, यानी भाषा क्या है? ये एक भाषा जो है ये टूल है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भाषा क्या है? एक सोशल स्पीच, और दूसरे नंबर पर क्या है? प्राइवेट स्पीच। और तीसरे नंबर पर देखेंगे साइलेंट इनर स्पीच। तो हमने क्या समझा? इन्होंने भाषा को, ये 3 भाषा को बताया है। एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और दूसरा क्या है? साइलेंट इनर स्पीच। इन्होंने कहा कि हम जो दूसरों से, क्या कहा कि सोशल स्पीच जब हम दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं उसको सोशल स्पीच बोलते हैं। यानी कि जब हम दूसरों से, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको जब हम उसको बोलते हैं, किसी से बातें करना आपस में, तो वो क्या है? वो सोशल स्पीच है। यानी जब दूसरों से बात की जाती है, कब? दूसरों से बात, जब हम दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं। ये कब है? तो ये 1.5 से 2 साल में होती है।
इसको बोलते हैं सोशल स्पीच, जो हम दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं, इसको सोशल स्पीच बोलते हैं। चलिए बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की। इसमें बच्चा खुद से बातें करता है। जैसे कि बच्चा खुद से बातें करता है, ये कब आता है? तो ये 3 साल तक आता है। कब? 3 साल तक खुद से बातें, खुद से बातें। जैसे कि हमें हमें पढ़ना है, टीजीटी का पेपर है आगे, हमें इस का एग्जाम देना है, क्या पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी तैयारी करें, मतलब इस तरीके से अपने खुद में बड़बड़ाते रहना, बोलते रहना, अपने अपने आप से बातें करना, तो ये क्या है? ये प्राइवेट स्पीच है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा बिना बोले, यहाँ पर बिना बोले हम खुद से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं। यानी इसमें जो है, यहाँ पर तो आवाज आ रही थी, यहाँ पर वो आवाज करके इस तरीके से अपने से बातें करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बिना बोले, यहाँ पर कोई आवाज नहीं आती है, जिसे मन में सोचना, मन में सोचना, ये कह सकते हैं ये साइलेंट, यानी यहाँ पर बिना बोले हम खुद से बातें करें, ये साइलेंट इनर स्पीच है। तो इन्होंने कहा कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। एक बच्चा जो है वो मतलब उसमें 3 बताया उन्होंने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो समाज में बच्चा बोलता है, एक दूसरे से बातें करता है, उसको सोशल स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच को उन्होंने खुद से बातें करना, जैसे कि अपने आप से बातें करना कि मेरा एग्जाम है, हमको पढ़ना है, हमको तैयारी करनी है, कौन सा पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से बोल के बातें करना अपने से, वही क्या है? प्राइवेट स्पीच है। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच मतलब कि एकदम मुंह बंद करके अपने मन में सोचना, वो क्या है? साइलेंट इनर स्पीच है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, और यही से क्वेश्चन, कहीं इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? 3 चीजें और हैं, एक है जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। ये 3 चीजें अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि जेडपीडी क्या है। जेडपीडी, और कह सकते हैं कि इसका एमकेओ, स्कैफोल्डिंग। तो ये 3 हो गए, एक जेडपीडी हो गया, एक एमकेओ हो गया, और नेक्स्ट क्या है? स्कैफोल्डिंग हो गया। चलिए बात करते हैं जेडपीडी की। इसको बोलते हैं जोन ऑफ, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का दायरा ना, संभावित विकास का दायरा इसको बोल सकते हैं, यानी संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का दायरा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ, समीपस्थ विकास का दायरा कह सकते हैं, या और एक नाम से इसे जान सकते हैं कि संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। चलिए पहले इसको समझते हैं, तीनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। इसका फोल्ड की बात करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ढांचा बोल सकते हैं, पाड़ बोल सकते हैं, और मचान बोल सकते हैं। क्या? पाड़, मचान, ढांचा, ये मतलब क्या है? एक बार तो ये क्या है? पाड़ के नाम से इसका फोल्डिंग जो है ये पाड़ से आया था, तो इसको क्या है? इसका फोल्डिंग को पाड़, मचान, ढांचा के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? ये स्कैफोल्डिंग जो होती है ये टेम्परेरी मदद होता है। क्या? एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्या? टेम्परेरी मदद, टेम्परेरी मदद करना। ये टेम्परेरी मदद करना, यानी आप क्या है इसको अभी समझते हैं। अब यहाँ पर MKO, मोर अदर नॉलेज ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर, क्या बोल सकते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब हमने ये तीनों का हमने क्या समझा? मोर नॉलेजेबल अदर, इसको पाड़, ढांचा, या कह सकते हैं पाड़, ढांचा, मचान, इसको टेम्परेरी मदद करना बोलते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक, और वो साइकिल चलाना चाह रहा है, ये यहाँ पर उसे पहुंचना है, और क्या है? उसके पिता क्या है? उसके पिता वहां पर उसको सोच रहे हैं कि उसको इतनी दूर साइकिल चलानी आती है ना, इतनी दूर वो साइकिल चला सकता है, लेकिन अगर किसी की हेल्प मिले तो वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता है। तो यही जो है टेम्परेरी मदद करना, उसके लिए प्रयास करना कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए ना, उसके लिए प्रयास करना। और उसके बाद क्या है कि अगर वो मतलब मदद मिले तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, और क्या है इससे वो और आगे चला जाएगा। तो टेम्परेरी मदद करना, यानी उसके पिता ने क्या किया कि वो इतनी दूर तक चल रहा था और हल्का सा मदद करके उसको वो और आगे बढ़ाया।
तो यही क्या है, टेम्परेरी मदद करना कि जिससे क्या है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सके, यही स्केप फोल्डिंग है। ठीक, ये समझ में आया। अब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ये कोई भी हो सकता है, आपका एक शिक्षक हो सकता है, आप जिससे ज्ञान ले रहे हैं, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर यानी आपसे जो ज्यादा नॉलेज रखता हो, जो आपका क्या है सहयोग कर रहा हो और आपसे ज्यादा जानकारी रखता हो, उसे बोलते हैं MKO। तो उसके पिता क्या हुए, उसके लिए वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। ZPD समीपस्थ विकास का दायरा यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यहाँ तक क्या है, ये क्या है, यहाँ तक उसको पहुंचना है, तो ये समीपस्थ विकास का दायरा मतलब जहां से जितना वो पहुंच सका था और जितना क्या है वो सहारा लेकर पहुंचा, ये दोनों मिलाकर क्या कर सकते हैं कि अर्थात कह सकते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की दूरी, यानी इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने की दूरी, ये क्या कहलाया, ZPD कहलाया। ठीक है, ZPD जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की दूरी, जो वहां से वो नहीं पहुंच सका था उतना, वो क्या है, ZPD है। MKO जो भी क्या है, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानकार हैं, जो आपकी सहायता कर रहे हैं, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक, इसके फोल्डिंग क्या है कि जितना वो अपने से चल सकता था और जो टेम्परेरी मदद देके वो और आगे बढ़ा ना। अब कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग काफी हद तक अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ी सी हेल्प करने के बाद आप पढ़ पाएंगे। तो वही जो आप जिससे ज्ञान ले रहे हैं और उससे क्या है थोड़ा सा और जानकारी ले रहे हैं आप जहां तक पहुंचने के लिए, तो वही क्या है, पाड़ है, ढांचा है, मचान है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई, इसके फोल्डिंग, MKO और क्या है कि और क्या है, ZPD। अच्छा, इनकी आलोचना क्या हुई है, इनकी आलोचना हुई कि इन्होंने किस चीज का, आय का कोई महत्व नहीं दिया है। महत्व आय को नहीं दिया है, किसको दिया है, तो ग्रुप को महत्व दिया है। इन्होंने आय को कोई महत्व नहीं दिया और ग्रुप को महत्व दिया है और एक दूसरे के साथ रहकर सीखने को महत्व दिया है। लेकिन ये भी है कि अगर जो आपका ग्रुप है, आपका समूह है, वो सही नहीं होगा तो बच्चा जो है वो सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। मतलब सब पर ये नियम लागू नहीं होते। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संगत नहीं है अच्छी तो आप क्या है, नहीं सीख सकते हैं। तो हमने क्या समझा, इनकी आलोचना क्या हुई, इन्होंने क्या किया कि दो चीजों को महत्व नहीं दिया। क्या महत्व नहीं दिया, इन्होंने आयु को महत्व नहीं दिया है, पहली चीज एज को कोई महत्व नहीं दिया, कोई बात एज की नहीं की कि किस एज में बच्चा सीख सकता है, किस एज की कोई बात ही नहीं की है। और सेकंड नंबर पर इन्होंने ग्रुप को ज्यादा ही महत्व दे दिया है, सब कुछ ग्रुप पर ही छोड़ दिया है। और अगर ग्रुप ही नहीं अच्छा होगा तो बच्चा क्या है, वो सीख नहीं पाएगा। चलिए, तो इतनी बातें हो गई इनकी। अब नेक्स्ट नंबर पर किसकी बात करते हैं, ये तो बात हो गई इनकी, किसकी, तो वाइगोत्स्की की। अब बात करेंगे किसकी, थार्नडाइक की। चलिए बात करते हैं थार्नडाइक की। थार्नडाइक, तो थार्नडाइक की बात करेंगे। ये थार्नडाइक ने क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। क्या दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। थार्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। अब बात करेंगे थार्नडाइक की, तो इन्होंने तीन प्रकार के, इन्होंने, ये तो हम लोग जानते ही हैं, जब हम लोग बुद्धि को पढ़ेंगे, इन्होंने क्या दिया है, तीन प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है ना। कौन कौन सी, एक अमूर्त बुद्धि है, दूसरा क्या है, सामाजिक बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। तो थार्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि की बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है, और एक अमूर्त है, सामाजिक है, और तीसरा क्या है, मूर्त बुद्धि। लेकिन इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो तब समझेंगे। तो थार्नडाइक की बात करेंगे। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें जंतु बुद्धि का पितामह के तौर पे जाना जाता है। बुद्धि का पितामह के तौर पर जाना जाता है। और थार्नडाइक ने अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक ने अधिगम के स्थानांतरण का तो हमने क्या देखा कि इतनी बातें हम लोगों ने समझी। इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। अगर बात की जाए, थार्नडाइक ने अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत दिया है। इन्हें जंतु बुद्धि का पितामह के तौर पर जाना जाता है।
जो कि मेन क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लेकिन इनके नाम जो है अगर अलग अलग पूछ लिए जाएं तो आप बता नहीं सकते, इसलिए थोड़ा बहुत एक बार आपको नाम पर इनको देखने की जरूरत है। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का, आप कह सकते हैं किसका, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। उसके बाद देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का, आप लोग जानते ही हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। सीखने संबंधी सिद्धांत दिया है, सीखने संबंधी सिद्धांत दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, किसका, अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और किसका, तो बात करेंगे यहाँ पर किसका, सिद्धांतवाद का सिद्धांत दिया है। और क्या दिया है, एसआर थ्योरी दी है। क्या, एसआर थ्योरी दी है। तो इतनी सारे जो है ये इनके सिद्धांत के नाम है। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है, किसका, तो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है। और किसका, एसआर थ्योरी दी हुई है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत दिया है। और क्या, कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, सीखने संबंधी सिद्धांत दिया है। तो ये सब इनके सिद्धांत के वही उसी एक ही नाम है। उसके बाद देखेंगे इन्हें शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्या, पितामह के तौर पर जाना जाता है। क्या देखेंगे कि इन्हें जो है, इन्हें शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह के तौर पर जाना जाता है। इन्हें शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह के तौर पर जाना जाता है। किसे, तो थार्नडाइक को शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह के तौर पर जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने इसको समझा कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह के तौर पर थार्नडाइक को जाना जाता है। थार्नडाइक ने सीखने के नियम बताए और 2 नियम बताए। एक क्या नियम दिया, एक प्रमुख नियम दिया, दूसरा गौड़ नियम दिए। प्रमुख नियम में 3 नियम दिया, गौड़ नियम में 5 नियम दिए। बस यही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप लोग रख लीजिएगा, देख लीजिएगा इनके नाम को, और इनके कौन कौन से ये नियम दिए हैं इन्होंने। प्रमुख नियम के अंतर्गत कौन सा आता है, गौड़ नियम के अंतर्गत कौन सा आता है, 5 वो कौन से हैं, 3 ये कौन से हैं, बस इसके अलावा कुछ मत याद करिएगा इसमें। तो इन्हें शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह के तौर पर जाना जाता है। एक क्या है, इसमें देखते हैं, इन्होंने थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं। क्या है, प्रमुख नियम और क्या, गौड़ नियम। गौड़ नियम 5 है, प्रमुख नियम 3 है। कौन कौन से, एक हो गया प्रभाव का नियम, दूसरा क्या है, तत्परता का नियम, और क्या है, तीसरे पे अभ्यास का नियम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। सेकंड नंबर पर देखेंगे मनोवृत्ति का नियम। थर्ड नंबर पर सादृश्यता का नियम। फोर्थ नंबर पर तत्व प्रबलता का नियम। फिर उसके बाद साहचर्यात्मक स्थानात्मक नियम। ठीक है, तो ये क्या हमने समझे कि थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। 3 प्रमुख नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं। प्रमुख नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। जब किसी चीज के लिए आप कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, तो वही वाला हाल है कि करते करते अभ्यास के क्या है कि आपका जो है, आप जिस चीज में अभ्यास कर रहे हैं वो और भी चीजें प्रबल हो जाती हैं। तो ये क्या है कि अभ्यास का नियम जो होता है, पहले क्या है, कोई चीज के लिए आप अभ्यास करते रहिए, लेकिन क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप अभ्यास करेंगे कोई चीज का, तत्परता, अगर आप उस चीज के प्रति तत्पर रहेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका क्या है, प्रभाव भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हैं।
इसका मतलब यही पर है। और उसके बाद यहाँ पर बहुअनुक्रिया का नियम, बस इसको याद रखिएगा। प्रमुख नियम में 3 है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, किसी चीज के प्रति आप तत्पर रहें, आप अभ्यास करेंगे तो आपको प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। ठीक, अगर आप तत्पर ही नहीं है तो आप अभ्यास भी नहीं करेंगे और आपको प्रभाव भी, उसका रिजल्ट भी जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। गौण नियम की बात करेंगे, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, साहचर्यात्मक और क्या कह सकते हैं कि स्थानात्मक नियम। ये इतने मतलब इसमें हो गए। अगर यहीं पर बात की जाए अभ्यास का नियम, तो अभ्यास के नियम में 2 आते हैं, एक उपयोग का नियम, दूसरा क्या है अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग का नियम, बस इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। ये क्या थी, थार्डआई की थ्योरी थी। जिस हिसाब से आपका जो है एग्जाम करीब है तो उसी हिसाब से आपको इसी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर पर क्या, थार्डआई का तो हम लोगों ने पढ़ा जीन पियाजे को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हम लोग तो इतना जानते ही हैं कि इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है ना, एक संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त अवस्था और चौथा क्या है अमूर्त अवस्था। ये 4 अवस्थाओं से ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ अलग से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन आएंगे यही से आएंगे, चाहे वो सीटेट का पेपर दीजिए, चाहे वो नेट का पेपर दीजिए, चाहे वो टीजीटी का दीजिए, पीजीटी का दीजिए, कुछ भी यहीं पर क्या है आपको छोटे में ही सारा आपको निचोड़ मिलेगा। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करेंगे, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। चलिए बात करते हैं अवस्थाएं की। तो अवस्थाओं में हम लोग पहले क्या करेंगे, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था कब से, तो जन्म से 2 यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। फिर क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक है, तो कह सकते हैं 2 से 7। इसी में एक पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है और दूसरा क्या है आंत प्रज्ञकाल है। एक पूर्व क्या है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा क्या है आंत प्रज्ञ काल। तो ये क्या है 2 से 4 है, 2 से 4, ये 4 से 7 है, 4 से 7। ठीक है, तो ये क्या हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 हो गई और 4 से 7 हो गई। मूर्त अवस्था की बात करेंगे तो मूर्त अवस्था 7 से 11 है। फिर उसके बाद बात करेंगे अमूर्त अवस्था 11 से 15। ये तो इनकी अवस्था की, यही कभी कभी पूछ लेता है पहली अवस्था कौन सी है, कब से कब तक है, 0 से 2 है, संवेदी गामक अवस्था है। फिर हम लोगों ने क्या समझा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक जिसको 2 से 4 कहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आती है आंतप्रज्ञ काल जिसको 4 से 7 बोलते हैं। फिर मूर्त अवस्था इसको 7 से 11 बोलते हैं, अमूर्त अवस्था को 11 से 15 बोलते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर होंगी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद हम लोग और इसी में देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, पहले यहीं पर हम लोग और देखते हैं क्या वो है, क्या है कि जीन पियाजे ने पूर्व नैतिकता का सिद्धांत, जीन पियाजे ने पूर्व नैतिकता, जीन पियाजे ने पूर्व नैतिकता का सिद्धांत दिया है जो कि 0 से 5 साल का है, 5 साल का है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें इन्होंने कहा कि बच्चों में, इन्होंने क्या कहा कि बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती है। आप कभी भी बच्चों को नैतिक आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों में नैतिकता है। तो इन्होंने, इनका मानना था कि इसमें इन्होंने कहा कि बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती है। अभी उनके सामने क्या है, कोई कीड़ा वगैरह दिख जाए, कोई चीजें दिख जाए तो वो जानबूझकर क्या है अपने हाथों से उसको मार देते हैं। तो इनमें कोई नैतिकता की बात नहीं होती है। तो हमने क्या समझा, इसमें इन्होंने कहा कि बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती है। आप लोग देखते भी होंगे कि बच्चे कीड़े वगैरह को देखते हैं तो जानबूझकर मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे पराधीन,
पराधीन नैतिक, ये कब से कब तक? 5 से 9 साल तक, 9 साल तक। इसमें पियाजे ने कहा कि बच्चे, पियाजे ने कहा कि पियाजे ने कहा कि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे ऊपर दूसरे के द्वारा थोपा हुआ होता है, थोपा हुआ होता है। यानी आप इसको बस समझिए कि हमने बात की पूर्ण नैतिकता का सिद्धांत की, इसमें 0 से 5 साल तक की आती है बात, तो बच्चों में 5 साल तक कोई नैतिकता की बात नहीं होती है। उसके बाद जब बात आएगी 5 से 9 साल की, तो इसमें जो है क्या है? पराधीन नैतिकता। यानी जो मम्मी पापा कहेंगे, जो टीचर्स बोले होंगे, नहीं मेरे टीचर ने उस टाइम तक 9 साल तक मेरे टीचर्स ने ये बात कही है, इस तरीके से कहा है, ऐसे करना है, मम्मा ने ये बोला है कि मुझे इस तरीके से करना है, तो यानी वो किसी के कहने की वजह से वो उस बात को मानते हैं ना। तो यानी जो थोपा गया है, जो दूसरों के द्वारा थोपा हुआ होता है, उसी को वो मानते हैं। ये पराधीन नैतिकता के अंतर्गत आती है। बात करेंगे स्वाधीन नैतिक। स्वाधीन नैतिक ये 9 के बाद आती है। यानी इस प्रकार की नैतिकता जो होती है वो क्या होती है? समय समय पर बदलती रहती है, समय समय पर। तो ये क्या होते हैं? इनके व्यवहार बदलते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ये किसी को मार सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जैसे कि बात की जाए यहाँ पर स्वाधीन नैतिक की, जैसे किसी की जरूरत पड़ने पर, इस तरीके से नहीं, तो जरूरत पड़ने पर ये किसी को मार सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि किसी का, आप कह सकते हैं किसी का मतलब शरीर काटना, ये बहुत नुकसान, मतलब क्या है? ये पाप है। लेकिन अगर वो डॉक्टर हैं ना, अगर वो डॉक्टर हैं, उनका पेशा वही है, तो वो क्या करेंगे? जरूरत पड़ने पर वो उसको काट सकते हैं, वो क्या है किडनी निकाल सकते हैं, वो कुछ भी, मतलब जरूरत पड़ने पर, गलत उद्देश्य से नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो इन चीजों को कर सकते हैं। तो ये क्या बात हो गई? जीन पियाजे ने पूर्ण नैतिकता के सिद्धांत की बात की है, 0 से 5 साल। उसके बाद क्या आया? पराधीन नैतिक, जो किसी कहने पर, दूसरे के कहने पर रहता है, 5 से 9 साल। उसके बाद स्वाधीन नैतिक की बात आई। स्वाधीन नैतिकता में क्या है? 9 साल के बाद। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? जीन पियाजे देखते हैं कि विचार जो होती है वो भाषा से पहले विकसित होती है। यानी जो थॉट है ना, विचार है, वो किससे? भाषा से पहले विकसित होती है। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आती है। जो एक एक पॉइंट है यहाँ से बिल्कुल सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? विचार जो होती है, पहले आप बोलते तभी हैं जब आपके मन में विचार आता है। जब आपके मन में, जैसे कि आपके मन में विचार आया, कोई किसी को मार रहा है ना, तभी आपकी भाषा आती है। पहले आपके मन में विचार आता है, उसके बाद क्या होता है कि भाषा आती है। यानी भाषा से पहले क्या आती है? विचार विकसित होती है। विचार जो है भाषा से पहले विकसित होती है। भाषा की विभाजन करेंगे तो भाषा का विभाजन, अहम केंद्रिता, यानी वो जो है खुद से बातें करता है, कब? शैशवावस्था में, शैशवावस्था। लेकिन यहीं पर बात की जाए कि समाजीकृत भाषा, तो वो कब आता है? ये भी शैशवावस्था। ठीक, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? एक चीज और हम लोग देखेंगे, PWRE ये क्या है? क्या देखेंगे कि PWRE क्या है? PWRE यानी कह सकते हैं कि पियाजे वाटर लेवल टास्क, पियाजे वाटर लेवल टास्क। ठीक है, PWRE यानी पियाजे वाटर लेवल टास्क। इसमें बच्चों की क्या होती है? बच्चों को एक लंबी ग्लास होती है, यानी एक लंबी ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है। और क्या है? यहाँ पर एक बच्चे को लंबी ग्लास दे दी गई है और एक ग्लास जो है वो इस तरीके से चौड़ी हुई दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पानी, बच्चे से पूछा गया कि
पानी का लेवल जो है वो, पानी का लेवल बच्चे से पूछा गया कि किसमें ज्यादा है या किसमें सेम है, तो बच्चे ने क्या कहा, दोनों में क्या है, पानी का लेवल जो है इसमें सेम रहते हुए ना छोटे गिलास से पानी जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो बच्चे ने क्या कहा कि इसको जो है कैसे निकाला जा सकता है, तो बच्चा कहता है कि बड़े छोटे गिलास का पानी क्या कर सकते हैं कि बड़े गिलास में उड़ेल सकते हैं ना। क्या कहता है कि बड़े गिलास उसमें क्या होता है, उड़ेलना है। तो इसके वैल्यू के बारे में देखिए उसको अच्छे से जानकारी नहीं है, या तो वो कहता है क्या कि बड़े गिलास का पानी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, उड़ेल देंगे। उसको वैल्यू के बारे में ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो होता है कि दोनों जो होते हैं वो पानी जो है यहाँ पर बराबर है, दोनों जगह का पानी क्या है, पानी की मात्रा बराबर है। वो ये चीज नहीं समझ पा रहा है बच्चा, क्योंकि ये चौड़ा है इसी वजह से उसमें कम दिख रहा है, वो लंबा पतला है इसी वजह से उसमें ज्यादा दिख रहा है। यही पियाजे का वाटर लेवल टास्क है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है बच्चों को, कौन, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, बच्चों को ये क्या कहते हैं कि इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा, इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ज्ञान के सक्रिय निर्माता कौन है, बच्चे हैं, सक्रिय निर्माता बच्चे हैं। थर्ड नंबर पर देखेंगे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद क्या है, खुद खोजकर नई नई चीजें क्या है बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो खुद क्या है, वो सक्रिय होते हैं, वो खुद कुछ कर नई चीजें बनाने और बिगाड़ते हैं। तो ये बात हो गई पियाजे की। और इसमें और देखते हैं कि ये पियाजे में पियाजे कैसे क्या है, तो पियाजे जो है वो रचनावादी हैं, क्या है, रचनावादी हैं। ये वाइगोत्स्की जो है, अगर वाइगोत्स्की की बात करेंगे, वाइगोत्स्की की बात करें तो समाज के द्वारा, वाइगोत्स्की जो है वो समाज के द्वारा क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिवेशन की बात करते हैं। तो लेकिन क्या है, समाज के द्वारा वो रचनात्मकता की बात करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि ये स्वयं से एक्टिविटी करके सीखता है, तो पियाजे ने क्या कहा कि जो मतलब ये क्या है, ये एक रचनावादी है। इन्होंने कहा वाइगोत्स्की जो है वो मतलब वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि समाज के द्वारा बच्चे जो है वो क्या है, रचनात्मक तौर तरीके से वो इस तरीके से सीखते हैं ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पियाजे ने कहा बच्चा जो है समाज के द्वारा नहीं, वो खुद से, वो एक सक्रिय निर्माता है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद से करके सीखता है, कोई समाज की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही दोनों लोगों में अंतर है कि वाइगोत्स्की जो है वो समाज को महत्व देते हैं, कहते हैं कि बच्चा जो है समाज के द्वारा सीखता है, माहौल को पीयर आप कह सकते समूह को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। लेकिन पियाजे ने क्या है, सक्रिय निर्माता खुद कहा है, खुद वो नन्हा वैज्ञानिक है, खुद वो करके सीखता है। तो इतनी सारी बातें हो गई। और यहाँ पर देखते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज की सहायता लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। ये तो हमने समझा कि बच्चा जो है समाज की सहायता लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे कहते हैं कि 15 साल तक की अवस्था में वो जो मतलब वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज की सहायता लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि 15 साल तक बच्चा जो है वो अपना विकास जो है वो कर लेता है। क्या कि अधिकतम 15 साल तक विकास, कितने, 15 साल तक विकास अधिकतम कर लेता है, ठीक है। कौन कहा, पियाजे। और लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जो है वो समाज के द्वारा सीखता है। चलिए, पियाजे ने कितने 4 एलिमेंट्स दिए हैं, कितने 4 एलिमेंट्स पियाजे ने दिए हैं, जो कि जरूर से याद रख कर लीजिएगा। पियाजे ने कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स दिए हैं। तो इसको देखेंगे कि MESE पहले क्या है, परिपक्वता। सेकंड नंबर पर क्या है कि अनुभव। और थर्ड नंबर पर क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। फोर्थ नंबर पर क्या है, संतुलन।
चलिए देखेंगे एक एक की इंग्लिश। क्या है इक्विलिब्रिएशन? और यहाँ पर थर्ड नंबर पर सामाजिक अंतःक्रिया में सोशल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पर अनुभव की बात की जाएगी तो एक्सपीरियंस। यहाँ पर परिपक्वता की बात की जाएगी। तो इतनी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट्स थे? 4 एलिमेंट्स थे। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। MESE कौन कौन से? परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, संतुलन, और क्या है कि ये हम लोगों ने देखा। ये इतने एलिमेंट्स हैं। किसने दिए हैं? तो पियाजे ने दिए हैं। अब चलिए यहीं पर देखते हैं। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इक्विलिब्रिएशन, यानी ये क्या होता है? यानी इक्विलिब्रिएशन का मतलब होता है क्या? संतुलन, ठीक है। ये संतुलन क्या है? इसको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संतुलन, ठीक है। संतुलन में एक क्या हो गया कि अनुकूलन, जिसको बोलते हैं एडॉप्शन, अनुकूलन। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? एडॉप्शन। और बात करेंगे यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या कहते हैं? संगठन। संगठन यानी ब्रेन में जो स्कीमा है, जो ब्रेन में स्कीमा है वही क्या है? यहाँ पर संगठन का काम करती है। ब्रेन में जो इसका स्कीमा है वही, उसी का संगठन, मतलब क्या है? वो एक समूह है ना। जैसे कि कोई बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, जितनी चीजें उन्होंने सीखी है, जिसने स्कीमा यानी मन में जो थॉट है, जो विचार है, या जो मन में आपके, जो जैसे कि आपने बताया कि वो जो आसमान में जो उड़ रही है वो चिड़िया है ना। वो जो आसमान में उड़ रही है, 2 पंख लगे हैं, वो क्या है? वो चिड़िया उड़ रही है। तो ये बच्चे मन में क्या है? बच्चे के मन में चिड़िया वगैरह ये जो चीजें हैं, ये क्या है? ये स्कीमा है। उसके बाद अनुकूलन की बात करेंगे, एडॉप्शन। तो ये क्या है? आप जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, आप उसको अच्छे से अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं। जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें क्या है? आप अडॉप्ट होते हैं या अच्छे से आप क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे से अनुकूल कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। यही क्या है? एडॉप्शन है, ठीक। उसके बाद यहीं पर एडॉप्शन की बात करेंगे तो ये 2 है। एक क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ होता है कुछ नया, कुछ नया यानी आत्मसात। कुछ नया ऐड करना, एसिमिलेशन। उसके बाद बात करेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये समायोजन करना, समायोजन करना, ठीक है। ये आत्मसात करना हो गया। एकोमोडेशन का अर्थ हो गया कि समायोजन करना। यानी हम देखते हैं कि स्कीमा, स्कीमा क्या है? हमने क्या समझा? स्कीमा ये ब्रेन का वर्तमान समझ है। यदि आपने, जैसे कि हम क्या कहा गया कि आसमान में वो चिड़िया उड़ रही है, यानी ये क्या है? ये आपके माइंड में स्कीमा है। अब उसी में क्या है कि आपने कुछ नया ऐड कर लिया। एक दिन क्या है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और क्या है कि मतलब बच्चे ने माँ से कहा, माँ वो देखो क्या है, चिड़िया उड़ रही है। तो उस टाइम क्या है, उसको समझाया गया कि नहीं, वो चिड़िया नहीं है, वो क्या है कि मतलब वो चिड़िया नहीं है, वो क्या है? वो हेलीकॉप्टर है। तो बच्चा क्या किया कि अपने में कुछ नई चीजें ऐड कर लिया, एसिमुलेट कर लिया। उसे क्या बोलते हैं कि एसिमुलेशन बोलते हैं। तो उसी को क्या है, वो कुछ नया ऐड करके वो आत्मसात कर लिया। अब बात करेंगे किसको? तो समायोजन की, यानी उसी चीज को समझ पाना, समायोजन कर लेना। ये क्या है कि इसमें कुछ नया ऐड कर देना, कुछ ये चीजें हो गई और उसमें परिवर्तन कर देना। तो ये क्या हो गया कि समायोजन हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। क्या क्या हमने इक्विलिब्रिएशन देखा, कौन सी इसकी क्या है अवस्थाएं हैं, कितने प्रकार की इन्होंने अवस्थाएं दी हैं, ये सब चीज से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या बात करेंगे किसकी? यहीं पर एडॉप्शन की। तो यहाँ पर इस तरीके से बात करेंगे। देखिए क्या है, जीन पियाजे ने
एडॉप्शन की प्रक्रिया क्या दी है? एडॉप्शन की प्रक्रिया क्या दी है? तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि पहले एसिमुलेशन यानी एसिमुलेशन यानी जोड़ना, जोड़ना, आत्मसात करना, आत्मसात करना। जैसे कि किसी बच्चे ने चिड़िया देखा, यहाँ पर एसिमुलेशन, किसी बच्चे ने चिड़िया देखा और चिड़िया को अपने माइंड में वो जोड़ा, किस चिड़िया को अपने माइंड में जोड़ा कि दो पंख जो है लगे हुए हैं, जो उड़ रही है आसमान में, इस कलर की क्या है, ये एक चिड़िया है। तो ये क्या है, उसने चिड़िया को जोड़ लिया। इसी को जोड़ने को यानी ऐड करना, ऐड करना ना, कुछ नया ज्ञान, नया ज्ञान ऐड करना, ये क्या है, ये एस्टिमुलेशन है। ठीक है, उसने क्या किया कि जोड़ दिया, यही एस्टिमुलेशन है। फिर एक दिन बाद बच्चा, फिर एक दिन बाद क्या है, फिर एक दिन बाद बच्चा जो है वो एरोप्लेन को देखा और बोला कि ये चिड़िया है, यानी ये एस्टिमुलेशन हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे एस्टिमुलेशन के बाद इक्विलिब्रेशन। इसको क्या है, संतुलन, संतुलन। तो उसने कहा कि माँ ये जो आसमान में ये चिड़िया है, तो माँ बोली कि नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उसमें संतुलन कर लिया कि एरोप्लेन बोला चिड़िया, यानी वो क्या है, अपना संतुलन बनाया। पहले उसने क्या किया कि चिड़िया को देखकर उसने क्या बनाया, हेलीकॉप्टर बोला, और क्या है अपने माइंड में वो संतुलन बनाया। ठीक है, कि देखिए ये जो मतलब एरोप्लेन है, ये बिल्कुल चिड़िया की जैसी दिख रही है, वो क्या है, उड़ रही है, लग रहा है ये भी चिड़िया है। मतलब वो क्या किया कि संतुलन बनाया। उसके बाद थर्ड नंबर पर आया क्या, न्यू सिचुएशन, न्यू न्यू सिचुएशन। उसके बाद जो है चिड़िया को अपने आप उसने क्या कह दिया, हेलीकॉप्टर बोल दिया। पहले मन में उसको क्या है, समायोजन किया ना, पहले संतुलन बनाया, मन में संतुलन बनाया, और चिड़िया को सोच रहा है ये हेलीकॉप्टर जो है ये क्या है, ये तो बिल्कुल चिड़िया की तरह, ये जो उड़ रहा है ये चिड़िया की तरह है। तो उसने क्या है, संतुलन बनाया। फिर न्यू सिचुएशन, फिर वो क्या है, अपनी माँ से बोला कि ये है क्या है, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, और कह दिया, और ये क्या है, एक नई स्थिति बन गई, यानी एक नया सिचुएशन जो है वहां पर क्रिएट हो गया। ठीक, उसके बाद नया सिचुएशन क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि डिस्क्वालिरम ना, फिर असंतुलन, असंतुलन, यानी यहाँ पर जो सिचुएशन बनी थी कि उसने हेलीकॉप्टर को चिड़िया बोला, तो जो चिड़िया बोला तो यहाँ पर क्या किया गया कि उनकी माँ ने कहा कि ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पर जो उसका जो उसने सोचा था उसमें असंतुलन बन गया, और लास्ट में क्या हुआ, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी आप कह सकते हैं समायोजन, समायोजन। फिर क्या किया कि, और फिर यह आपके दिमाग में यह जानकारी फिर से आ गई, और इसमें क्या हुआ कि कह सकते हैं कि ये जो संतुलन बन गया ना, ये इसमें असंतुलन हो गया, और फिर आपके दिमाग में जो जानकारी थी उसमें असंतुलन बना कि ये तो चिड़िया हमने बोला था, अब ये चिड़िया नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, असंतुलन बना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ। उसके बाद क्या है, बालक जो है वो सही कहेगा, करेगा और एकोमोडेशन करेगा, यानी आप कह सकते हैं अगर एकोमोडेशन की बात आई, वो अपने ज्ञान में क्या कर दिया कि मॉडिफाई कर दिया, अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर दिया, और क्या कह सकते हैं कि वो अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर दिया, अपने ज्ञान में वो परिवर्तन कर दिया। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो मॉडिफाई करके वो मतलब अच्छे से समझ पाया कि वो चिड़िया नहीं है, वो क्या है, हेलीकॉप्टर है। ठीक, इतनी सारी प्रक्रियाएं हमने समझी। तो ये क्या है, इसमें अगर आप लोग सोचेंगे एकोमोडेशन में, तो मॉडिफाई वर्ड दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, मॉडिफाई हो गया, मैनिपुलेट हो गया, ये सब अगर दिया हुआ है तो आप ये एकोमोडेशन टिक करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या है, इनकी चार अवस्थाएं देखी थी। तो एसपीसीएफ, चलिए एस किस अवस्थाओं के बारे में इनकी विशेषता देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं।
इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। और बात की जाएगी इसके स्टेज की तो 0 से 2 वर्ष यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर और बात करेंगे तो इसे गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसे गत्यात्मक अवस्था कहते हैं और इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ये कब से कब तक है तो जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। हमने क्या कहा कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है यानी संवेदी गामक अवस्थाएं हैं इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। जो कब से कब तक चलती है? 0 से जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसे गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। ये संवेदी पेशी अवस्था है। कब से कब तक चलती है? जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अब इसी में बात करेंगे क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं जो कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु स्थायित्व क्या का गुण होता है ना। क्या गुण होता है? तो मेन चीज बस नोट करिए, वस्तु स्थायित्व। यानी बच्चे के सामने जो है जो मतलब ये वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। बच्चे के सामने जो खिलौना रख दीजिए बच्चा समझेगा, वहीं तक उसकी समझ विकसित होती है जो कि इसके सामने होता है। अगर आप जैसे कि बच्चे के सामने बच्चा ये मार्कर लेने के लिए जिद कर रहा है, आप बच्चे के सामने इसको रख दीजिए तो उसका लक्ष्य यही है, वस्तु स्थायित्व, सिर्फ वस्तु तक स्थिर है, उसके बाहर वो नहीं है। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे हटा देंगे और कहेंगे कि चिड़िया ले गई ना, तो वो क्या है, वो नहीं समझेगा कि चिड़िया इसको नहीं ले जा सकती या चिड़िया आई ही नहीं। मतलब क्या है, आपके सामने वस्तु नहीं है तो वस्तु क्या हो गई, गायब हो गई। फिर क्या है, वो वस्तु के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो हमने क्या समझा, वस्तु स्थायित्व क्या है कि बच्चे के सामने खिलौना जो है हटा दीजिए तो वो नहीं समझ पाएगा कि वस्तु को हटाने पर बच्चे का दिमाग यह नहीं समझ पाता है कि खिलौना जो है वो कहाँ गया, खिलौना कहाँ गया। सिर्फ उतना ही समझता है जो बच्चे के सामने होता है। हमने वस्तु स्थायित्व क्या समझा कि बच्चे के सामने जो सामान आप रख देंगे, बच्चे की सोच वही समझ तक उसके सिर्फ सामने तक होती है। अगर खिलौना हटा दीजिए, बच्चा नहीं समझ पाएगा खिलौना यहाँ से हटा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वस्तु स्थायित्व का गुण हो गया। सेकेंड नंबर पर बात करेंगे इस स्टेज में बच्चा इस एज में बच्चा क्या है, अपनी हाथों और आंखों से सोचता है। किससे? बच्चा अपनी हाथों और आंखों से सोचता है। यानी ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपनी समझ बनाता है। कब? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। वो जिस चीज को छुएगा, अपनी आंखों से देखेगा, सिर्फ उतनी तक वो उसकी समझ बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सेकंड नंबर पर बात हो गई इसकी सेकंड विशेषता। तीसरी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यानी क्या है, लक्ष्य को पाने के लिए वह क्या है, वो अगर घुटने के बल चल सकता है, वह क्या है कि थोड़ा सा खड़ा होकर चल सकता है, तो धीरे धीरे जाएगा वो अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य को ले लेगा। तो यानी सिर्फ उसका फोकस क्या है, अपने लक्ष्य पर होता है। तो यहाँ पर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। अब बात करते हैं विलंबित अनुकरण। यानी बच्चा किसी चीज को देखकर बहुत तेजी से नकल उतारता है। अब वो नकल उतारने का मतलब ये नहीं कि आप कर रहे हैं तो वो तुरंत नकल उतारे। आपने जो किया तो वो हो सकता है 2 दिन बाद वो चीज करे, 3 दिन बाद वो चीज करे, लेकिन करेगा जरूर, मतलब करता जरूर है। और अक्सर क्या है, वो देखी हुई चीजों को नकल उतारता है। तो लेकिन इसमें यही है कि विलंबित अनुकरण वो उस टाइम नहीं करेगा, हो सकता है कि बाद में। कभी कभी क्या है कि बच्चा जो है अपनी माँ को मतलब क्या है, अगर देख लिया कि माँ जो है वो मेकअप कर रही है, काजल आंख में लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, तो क्या है, आप ऐसा देख सकते हैं कि उस दिन नहीं तो उसके दूसरे दिन भी बच्चा भी वहां पर खड़े होके शीशे में देखकर वो भी लिपस्टिक लगाए, वो भी काजल लगाए। तो यही क्या है, विलंबित अनुकरण है। ठीक है, ये सब किसकी एज की विशेषताएं हैं, तो सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषताएं हैं। ठीक, अब आगे हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, क्या क्या एक बार फिर से देखिए कि वस्तु स्थायित्व का गुण होता है और इस एज में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सोचता समझता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तीसरा पॉइंट विलंबित अनुकरण, यानी कि बच्चा जो है किसी का अनुकरण करके बहुत तेजी से काम करता है, चाहे वो आज करे चाहे वो कल करे। ठीक है, करेगा जरूर। तो ये तो पहली अवस्था हो गई।
तो हमने क्या समझा, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषताएं हो गई, संवेदीगामक अवस्था। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर, पी ना, SPCF, यानी पी से देखेंगे क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है, तो 2 से 7, क्या है, 2 से 7 वर्ष तक। और इसी को 2 भागों में बांटा गया है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, क्या है, 2 से 4, 4 से 7 वर्ष, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये तर्क के पहले की अवस्था है, तर्क के पहले की अवस्था है। ये किसी चीजों पर जो है बच्चा तर्क नहीं कर सकता, किसी चीजों पर क्या कर सकता है बच्चा, तर्क नहीं कर सकता, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं आता है, यानी कोई लॉजिक नहीं आया है। अभी बच्चा जो है कोई तर्क नहीं कर पाया, कोई लॉजिक इसमें बच्चे के अंदर अभी नहीं आया है। बात करेंगे, अगर बच्चा जो है पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से पानी, ये बच्चा जो है अभी उसके अंदर समझ नहीं विकसित हुई है। क्या समझ नहीं विकसित हुई है कि पानी से बर्फ जो है, पानी से बर्फ बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी, ये समझ यानी जो होती है कि यानी बर्फ से पानी, तो ये समझ क्या है बच्चे में नहीं विकसित हुई है, ठीक है, कि बच्चा क्या है, पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से पानी, और क्या है, अगर आप कर सकते हैं कि आप जो है आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि बड़ी रोटी से अगर आपने छोटी रोटी बनाई है, तो अगर आपने एक बार उसको बनाया और उसको छोटी से बड़ा कर दिया, तो आप क्या है बड़ी से छोटी भी कर सकते हैं, उसको बिगाड़ कर फिर बना सकते हैं। तो ये बच्चे के अंदर अभी इस तरीके का गुण जो विकसित नहीं हुआ है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जितनी दूरी यहाँ से वहां पर है, मतलब सामने ना, और या घर से कॉलेज की जितनी दूरी है और कॉलेज से भी घर की उतनी दूरी है, ये बच्चे के अंदर अभी समझ विकसित नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि इसका समझ अभी विकसित नहीं हुआ है। बात करेंगे एनिमिज्म, यानी निर्जीव को सजीव समझना, बस इतना ही समझिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं निर्जीव को सजीव समझना। यानी बच्चा क्या करता है कि हर निर्जीव चीज को वो सजीव समझता है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, उसको क्या है, किसी टेबल से, किसी चेयर से उसको चोट लग गई, तो अगर आप क्या है कि अगर आप कहेंगे लो मैंने इसको भी मार दिया, तो बच्चे को लगा कि आपने वाकई उसको मार दिया है, बच्चे उसको भी तकलीफ हुआ है और बच्चा क्या है वो चुप हो जाएगा। तो मतलब बच्चा क्या है, वो भी आप देखेंगे कि हर जो निर्जीव चीज को भी वो क्या कर सकता है कि उसको भी सुला सकता है, वो अपना सजीव चीज की तरह समझकर वो उसकी देखरेख कर सकता है। तो बच्चा जो है वो निर्जीव चीज को क्या करता है, सजीव चीज समझता है। इसी को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी निर्जीव को सजीव समझना, किसी भी चीज को चोट लगने पर मार देना, तो बच्चे को इससे संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ वाकई इसने मार दिया, उसको भी चोट लग गई, यही क्या हो गया, एनिमिज्म हो गया। अब आगे क्या बात करेंगे, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, यानी अहम केंद्रित बच्चा। यानी आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है, मतलब बच्चा चाहता है कि मैं खुश हूं तो पिता खुश है, मैं अगर कार्टून देख रहा हूं तो सब वही देखे, मतलब मेरा गेम खेलने का मन है तो सबका गेम खेल, सब गेम खेले मेरे साथ। मतलब बच्चा जो है अपने आप को बिल्कुल केंद्र में रखकर बात करता है। बच्चे को लगता है कि अगर वो ऑफिस से आए हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब है या वो थके हैं, उनको उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं, मेरा मन हो रहा है चलिए ठीक है खेल लीजिए, मतलब वो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है। ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है। मतलब अहम केंद्रित बच्चा, बच्चा अहम केंद्रित होता है। जो बच्चे का मन होता है, बच्चा सब सोचता है अगर मेरा खेलने का मन है, मेरा खाने का मन है, मेरा घूमने का मन है, तो वो जो अपनी जिद को पूरा करने की कोशिश करता, सोचता है कि मैं खुश हूँ तो बच्चा, जो पिता भी, मेरी माँ भी, वो भी खुश रहे, मेरा खेलने का मन हो, मेरा ये कार्टून देखने का मन हो रहा है तो मेरे साथ वो लोग भी कार्टून देखें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, तो सिंबॉलिक थॉट की। किसकी, सिंबॉलिक थॉट। और ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब किसके अंतर्गत है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। सिंबॉलिक थॉट जो होती है, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट के द्वारा बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष में सीखना शुरू करता है।
2 से 7 वर्ष में बच्चा सिंबॉलिक थॉट को सीखना शुरू करता है, यानी वो क्या कर सकता है कि चिन्हों के माध्यम से बच्चा जो है वो समझना शुरू करता है, चिन्ह के माध्यम से वो सीखना शुरू करता है। चलिए, तो सेकंड नंबर फिर उसकी बात हो गई। थर्ड नंबर पर फिर और देखेंगे संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी यानी बच्चा जो है लंबी बॉटल और चौड़े बॉटल का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ पाता, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर लंबे बॉटल में जितना पानी है, ये पतला वाला बॉटल है, जितना पानी है वो इस बॉटल में भी उतना ही पानी होगा। ये बच्चा जो है वो नहीं समझ सकता। अगर 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए का यहाँ पर चेंज रखा हुआ है, ये बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये सोचेगा कि ये जो 10 रुपए का जो ये एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर रखा हुआ है ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इस मतलब संरक्षण की कमी हो गई। अब आगे देखते हैं केंद्रीकरण। बच्चा जो होता है वो किसी एक चीज पर केंद्रित कर पाता है, वो हर चीजों को जो है वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2 से 7 वर्ष की। उसके बाद बात करेंगे किसकी, पर बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर क्या है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये किससे 7 से 11 आती है, किससे 7 से 11। उसके बाद आप देखेंगे इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा उतना ही समझेगा जितना बच्चे को आप दिखाएंगे। अमूर्त चीजों के बारे में आप समझाएंगे तो बच्चा जो है वो नहीं समझ पाएगा, यानी मूर्त चीजों के प्रति बच्चा जो है वो ज्ञान समझ सकता है। यानी आप इसके बारे में बताएंगे, ये बारे में बताएंगे, ये इस तरीके से आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो बच्चा जो है वो समझ पाएगा। और क्या कर सकते हैं कि कलर शेप साइज के आधार पर, कलर शेप साइज के आधार पर जो है वो संरक्षण की क्षमता आ जाती है। शेप साइज के आधार पर संरक्षण की क्षमता, संरक्षण की क्षमता आ जाती है। तो संरक्षण की क्षमता आ जाती है। अब इसे जो है हमने क्या समझा कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें ये चीजें हैं ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा इस तरीके से जो है कलर है, ये शेप, इस सब साइज के जो शेप है साइज के आधार पर जो है बच्चे के अंदर संरक्षण की क्षमता जो है वो आ जाती है। और अब जो है वो क्या करने लगता है, कंजर्वेशन। अब जो है वो कंजर्वेशन यानी उसको छोटे बर्तन और बड़े बर्तन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाता है। छोटे बर्तन और बड़े बर्तन का जो कह सकते हैं कि उसको समझ में आ जाता है। और बात करेंगे यहाँ पर क्या कि क्लासिफिकेशन वगैरह भी उसको आ जाएगा। और क्या है कि मतलब आरोही अवरोही क्रम में भी लगाना आ जाएगा। क्या क्या चीजें आ जाएंगी कलर शेप साइज में, और क्या है कि क्लासिफिकेशन आ जाएगा। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आरोही आरोही क्रम में लगाना आ जाएगा, आरोही अवरोही क्रम में लगाना आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाएगा, यानी बच्चा ये समझ पाएगा कि यहाँ से वहां तक की दूरी इतनी है, वहां से यहाँ तक की भी दूरी उतनी ही होगी। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण जो है वो यानी पलटावे का गुण जो है बच्चे के अंदर हो जाएगा। बढ़ते घटते क्रम का हो जाएगा, यानी आरोही अवरोही का क्रम आ जाएगा। शेप साइज का ज्ञान आ जाएगा। पानी जो है पतले बॉटल में जितना भरा है चौड़े बॉटल में उतना ही भरा होगा। तो ये सब चीजें जो है वो यानी संरक्षण वगैरह की क्षमता का ज्ञान जो है ये बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष की में आ जाता है। विकेंद्रीकरण को भी क्या है बच्चा जो है वो मतलब समझ सकता है। अब आगे क्या देखते हैं क्या, तो ये तो बात हो गई ये थर्ड नंबर की। तो लास्ट यहाँ पर देखते हैं क्या कि लास्ट अवस्था क्या थी, अमूर्त ना। अमूर्त अवस्था यानी आप कह सकते हैं अमूर्त चिंतन। बच्चा जो है अमूर्त ऑपरेशनल या कह सकते हैं क्या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कितने से कितने तक की है, तो ये जो है 11 से 15 की है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बच्चा जो है ये अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त
चिंतन कर सकता है, बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना, लॉजिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, जो चीजें क्या है उसके सामने नहीं भी है उसको भी बच्चा जो है वो समझ सकता है। जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है, जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है वो भी बच्चा समझ पाएगा। जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है वो भी बच्चा जो है वो समझ पाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेटिव क्या है कि यानी यह कह सकते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो भी बच्चा जो है वो यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अब क्या है, ये जो चारों अवस्थाओं की जो भी विशेषताएं हैं उसको हमने देखा। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको समझते हैं वो क्या है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं क्या कि एडल्ट और क्या चिल्ड्रन, ये दोनों क्या है, ये दोनों की थिंकिंग दोनों में होती है, ये दोनों में एडल्ट और चिल्ड्रन में थिंकिंग जो है वो दोनों में होती है। यानी इसकी अमाउंट जो होती है वो सेम होती है, लेकिन प्रकार यानी काइंड कह सकते हैं, इसमें अंतर होता है। यानी क्वालिटी में जो होती है वो अंतर होती है। दोनों सोचते हैं, दोनों हमेशा सोचते हैं, सोचने की कोई सीमा नहीं होती है दोनों में, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे वो एडल्ट हो, दोनों में क्या है सोचते हैं, दोनों में थिंकिंग होती है, दोनों में अमाउंट सेम होता है, जो विचार होते हैं, जो सोचने की बातें होती हैं वो दोनों सेम सोचते हैं, सेम अमाउंट है। लेकिन क्या अलग है, तो प्रकार दोनों के अलग है। क्या अलग है, प्रकार। क्या, क्योंकि एडल्ट क्या सोच रहा है, चिल्ड्रन क्या सोच रहे हैं, दोनों के प्रकार जो होते हैं वो अलग हैं, लेकिन अमाउंट क्या है ये सेम है। ठीक है, तो और इसकी बात करेंगे, पियाजे विकास को असतत कहते हैं। क्या कहते हैं, पियाजे विकास को क्या कहते हैं, जो विकास है वो एक असतत प्रक्रिया है। क्या है, पियाजे विकास को असतत कहते हैं। लेकिन बात करेंगे वाइगोत्स्की की, ये क्या कहते हैं, सतत प्रक्रिया बोलते हैं किसको, विकास को कहते हैं, विकास को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज 3 थ्योरी देखी। अब हम लोग जो है कल जितनी भी थ्योरी जो है ये टीजीटी के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट है सारी थ्योरी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, और आप लोग भी हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।